हाय। आज हम समझेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में और इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है। क्या आपको ये पता है कि हम हर रोज कोई ना कोई फॉर्म में सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं। पूरे दिन में हम जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। आपका फोन हो गया, वॉशिंग मशीन, आपकी स्मार्ट वॉच, आपका माइक्रोवेव, सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इसके पीछे एक होड़ सी लगी हुई है। सब लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया में यहाँ तक कि 76,000 करोड़ का बजट पास हुआ है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, क्योंकि इंडिया में हम लोग ज़्यादातर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट ही करते हैं, करीब 90 to 95%। इस वजह से हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहना है और हमें खुद से मैन्युफैक्चर करना है। तो अब आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें समझेंगे। हम समझेंगे एक्चुअली में ये जो ओसैट और फैब्रिकेशन बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें जो यूज़ होती हैं सेमीकंडक्टर के टर्म्स में, ये एक्चुअली में है क्या। और हम ये भी समझेंगे कि एनएसई में कौन से लिस्टेड स्टॉक्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इंडिया कौन सी टेक्नोलॉजी में अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट कर रहा है। और लास्टली हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टोरी लंबी चलने वाली है कि बीच में ही रुक जाएगी, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में होता है। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब समझते हैं कि ये एक्चुअली में सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि एआई से लेके ईवी कार्स तक सब में ये सेमीकंडक्टर चिप्स लग रही हैं, तो सबको चाहिए है। और एसआईए के हिसाब से तो जो ये इंडस्ट्री है 2030 तक $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, और टीएसएमसी बोलता है ये 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब बहुत ही बड़ी टेलविंड है। और इसके पीछे अब एक और चीज़ है कि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि तो जो पहले देखे तो एआई का जो आजकल बातें चल रही हैं, सारे एलएलएम मॉडल्स को ये सब चिप्स चाहिए। आज की डेट में देखें तो ये ओपन एआई और एंथ्रोपिक कुछ ही सालों में $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी डिमांड है, हम लोग सब आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे अपने आप ही इतनी डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए जीपीयूज़ की डिमांड बढ़ रही है। जीपीयूज़ की डिमांड बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं एनवीडिया, जो कि 2-3 सालों में उसने अपना रेवेन्यू डबल करे जा रहा है। वो इस साल उसने अपना रेवेन्यू करीब 70% से बढ़ाया, और पिछले साल उसका रेवेन्यू 100% से बढ़ा था, जो यहाँ की इंडियन कंपनीज अचीव ही नहीं कर पा रही हैं। वो एनवीडिया इतने बड़े लेवल पे होके अचीव कर रहा है ऐसे रेवेन्यूज़, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेंट अप डिमांड है सेमीकंडक्टर में। फिर दूसरी चीज़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये चिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आज की डेट में अगर देखें तो आइस मोटर्स, मतलब जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, उसमें तो करीब $400 तक की चिप्स यूज़ होती हैं। वहीं ईवी कार्स में ये करीब 1,000 से $1,500 की चिप यूज़ होती है। और जैसे जैसे ये एडास और ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होती जाएंगी, ये $2,000-2,500 तक की एक गाड़ी में इतने वर्थ की चिप्स लगेंगी। फिर तीसरी चीज़ है कि जियोपॉलिटिकल डी रिस्किंग हो रही है, क्योंकि एक बार हम झेल चुके हैं अभी फ़िलहाल 2023 के आसपास कि चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज की डेट में अब सब लोग अपनी एक सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, इसलिए यूएस, यूरोप, जापान सब लोग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएस ने $53 बिलियन, जापान ने 25, वहीं यूरोप ने $43 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी हैं। और इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया ने कम किया है, लेकिन हाँ अभी उन्होंने 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। तो जब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो अब आगे समझते हैं कि ये चिप इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कौन कौन सी कंपनीज हैं किस किस वैल्यू चेन में। तो अब ये इसको समझ सकते हैं एक फ़ोन की तरह, जैसे कि एप्पल फ़ोन को डिज़ाइन करता है, फिर वहीं पे दूसरी कंपनीज जैसे बैटरी कंपनी अलग हो गई, स्क्रीन कोई और बनाता है, फिर जाके कोई असेंबल कोई और करता है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें। तो ऐसे ही चिप इंडस्ट्री भी है। अब सबसे पहले आता है सबसे हाई मार्जिन बिजनेस जो है, वो होता है आईपी और ईडीए रिलेटेड। जो एक तो केडेंस और सिनर्जी जैसी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं कि कैसे इस चिप को डिज़ाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये एक वो सॉफ्टवेयर डिलीवर करती हैं। वहीं पे आर्म होल्डिंग्स करके एक कंपनी है जो कि सीपीयू रिलेटेड काम करती है कि सीपीयू का लॉजिक क्या है होना चाहिए, जो कि सारी कंपनीज उसी का लॉजिक यूज़ करती हैं। चाहे वो एप्पल हो गया, चाहे कोई आप कॉलकॉम ले लीजिए, सारे सब लोग ये यूज़ करते हैं इंटेल और एएमडी को छोड़ के, क्योंकि वो लोग एक अलग लॉजिक पे काम करते हैं x86 पे।
तो लेकिन आर्म होल्डिंग सारा और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही संभालता है, और जो हर चिप यूज़ होती है उस पर वो लोग रॉयल्टी भी कमाते हैं। तो ये सबसे बड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है। तो यहाँ 50 से 70% मार्जिन ये सब कंपनीज कमाती हैं। फिर आता है फैबलेस चिप डिज़ाइनिंग वाला काम, जो कि एनवीडिया जैसे जीपीयू बना रहा है, क्वालकॉम और एप्पल ये सब चिप्स बना रहे हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे फ़ोन्स में क्वालकॉम का यूज़ हो रहा है, एप्पल के सारे इकोसिस्टम में एप्पल की चिप्स यूज़ हो रही हैं, वहीं एनवीडिया सारा जो जीपीयू जहाँ भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपका सारे एलएलएम मॉडल्स एनवीडिया के ही जीपीयूज यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी बहुत हाई मार्जिन बिजनेस होता है, करीब 50 से 65% यहाँ पे भी मार्जिन बनता है। फिर आता है फैब्रिकेशन का काम, यानी कि जैसे टीएसएमसी काम करती है। टीएसएमसी पूरी चिप जो इन लोगों ने डिज़ाइन की, फिर ये चिप एक्चुअली में टीएसएमसी बनाती है अपनी फैक्ट्रीज में। तो क्योंकि इन सब की जो हम एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, इन लोग की कोई फैक्ट्रीज नहीं है, ये सब अपना एक आर्किटेक्चर बना के इन कंपनीज को, टीएसएमसी जैसी कंपनीज को दे देते कि भाई अब तुम ये बनाओ हमारे लिए। तो टीएसएमसी जैसी कंपनी अब ये चिप्स को बनाती हैं। तो इधर भी बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, उतना नहीं लेकिन हाँ 30 से 45% के आसपास। अब इंडिया भी इसी फील्ड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है इसी सेक्टर के लिए कर रहा है, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी फील्ड में अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर आता है ओसैट का बिजनेस, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं केन्स और सीजी पावर जैसी कंपनीज कर रही हैं। ये थोड़ा लो मार्जिन है, करीब 20 से 30% का मार्जिन यहाँ पे बनता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बस क्या होता है, चिप बन के टीएसएमसी से आई, अब हमें उसको पैकेज करना है, यानी कि वो हीट से बच सके, बाकी मॉइस्चर ना आए उसमें। तो ये लोग उसको पैकेज करते हैं उस चिप को। फिर लास्टली आता है ईएमएस वाला प्ले, जैसे डिक्सन हो गया। अब वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस होता है। ये एक सारी कंपनीज 4 से 5% के मार्जिन में काम करती हैं, क्योंकि ये बस हाई वॉल्यूम एसकेडी बिजनेस है, जिसमें बस आप सारा सामान यहाँ पे आया, आपको बस जोड़ना है इधर उधर करके और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर देना है। अब इंडिया इसी बीच में है, यहाँ पे फैब्रिकेशन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ओसैट लेवल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब इंडिया का जो ये प्ले चल रहा है अभी फ़िलहाल, अभी बात ये हो रही है कि अभी हम ये फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, नॉर्मल ओसैट का काम कर रहे हैं, और धीरे से हम लोग 2nm चिप और 3nm चिप की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं बनाने के लिए। क्योंकि आज की डेट पे अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि हम लोग 2nm चिप नहीं बना रहे, 28nm चिप बना रहे हैं। अब ये है क्या 2nm और 28nm, अब ये देखते हैं। सबसे बड़ी बात हो रही है कि 2nm चिप क्या है। 2nm चिप टीएसएमसी जैसी, क्वालकॉम जैसी कंपनीज बना रही हैं। अब ये बहुत छोटी चिप होती है, ये यूजुअली होती है एआई सिस्टम्स में या फिर डिफेंस के बहुत ही हाई एंड मिसाइल्स और गाइडिंग सिस्टम्स में, फिर एआई में। ये 2-3nm चिप्स बस क्वालकॉम और टीएसएमसी जैसी कंपनीज ही आज अचीव कर पाई हैं, और इनका यूसेज भी बहुत कम है। पर अब हम उसके वैल्यू चेन में नीचे आए तो 28nm चिप जो है ये ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है। आईओटी हो गया, आपका डिफेंस में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो 28nm चिप यूज़ करती हैं। ईवी गाड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ों में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वॉल्यूम का वो 28nm चिप के आसपास ही है। तो इंडिया इसीलिए इसी पे फोकस कर रहा है इस समय, क्योंकि इंडिया की डिमांड भी इसी सेक्टर में ज़्यादा है। फिर और बीच में जो आती है 5nm 7nm चिप्स, वो यूजुअली यूज़ होती हैं, जैसे एनवीडिया का जीपीयू हो गया, बाकी जो प्रीमियम फ़ोन्स हैं इन सब में ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली चिप्स। अभी हमें इस सेक्टर में फ़िलहाल हमारा फोकस नहीं है, इसीलिए जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लाइव हो जाएगा इस साल तक, वो 28nm चिप के ही पीछे उनका काम चल रहा है। जब वो मास्टर हो जाएगी फिर शायद हम लोग और काम कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर अभी नीदरलैंड्स गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक डील करी ASML के साथ। अब ASML क्या है, ASML ऐसी मशीन्स बनाता है जो कि बिल्कुल हाई एंड मशीन्स है। वही एक कंपनी है जो ऐसी मशीन्स बना रहा है जो 2nm 3nm की चिप्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। बाकी कोई भी कंट्री ऐसी मशीन बना ही नहीं पाया है। तो अब वो मशीन जब तक हम नहीं यूज़ करेंगे तब तक हम वो बना नहीं सकते ऐसी टेक्नोलॉजी के बिना। तो अभी तक क्या था कि पैक्ट था, यूएस ने रोक रखा था कि किसी और कंट्री को ना दो ऐसी मशीन्स, चाइना को खास तौर से। तो चाइना भी अभी वो अचीव नहीं कर पाया, वो 5nm तक कभी रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी अब इंडिया ने पैक्ट कर लिया है, तो टाटा
इलेक्ट्रॉनिक्स का शायद ये अब अपग्रेड हो जाएगी, अब वो स्मॉलर एनएम चिप्स बना पाएंगे, 2 nm 3 nm 5 nm की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो मशीन्स हैं ये बहुत महंगी भी होती हैं, करीब एक मशीन 3,000 4,000 करोड़ की मिलती है। अब अगर हमें ये सब अचीव करना है तो अभी हमें समझना देखना पड़ेगा कि चाइना ने कैसे करा। अब देखते हैं कि चाइना ने क्या किया कि वो आज इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो 5 nm चिप बना रहे हैं। तो अब देखें तो 1990s में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स के लिए चीप मैन्युफैक्चरिंग पहले शुरू करी, फिर उन्होंने 2000 में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली करना शुरू कर दिया एसकेडी, जो आज की डेट पे डिक्सन जैसे ब्रांड्स कर रहे हैं। फिर 2010 में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे पीसीबी बनाना, पावर चिप्स, बेसिक आईसीस, ये सब शुरू किया। फिर 2015-18 में उन्होंने मैच्योर नोड फैब्स बनाने के लिए एसएमआईसी बनाया। 2018 में यूएस ने हुआवे पे सैंक्शंस लगाए, उनको समझ में आया कि अब हमें खुद से और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा और ऐसे फैब्स बनाने पड़ेंगे जो कि हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ। फिर 2019 में लास्टली उन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और एसएमआईसी को इतना ज़्यादा केपेबल बना दिया कि वो आज की डेट में 5 nm की चिप भी अचीव कर पाया है बनाना। अब यही सारी चीज़ें इंडिया भी रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे उन्होंने एसएमआईसी बनाई थी वैसे ही आज की डेट पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा है। अब शायद आगे जाके अब जो एएसएमएल से उनकी पैक्ट हुए हैं वो अब कहिए 5-7 साल में वो भी इंडिया भी 7 nm 5 nm की तरफ शिफ्ट हो पाए। अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों को पुश करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो 2021 में इंडिया ने एक तो ISM 1 पॉलिसी निकाली थी, तो उसमें उन्होंने ये 76,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करी। अगर कोई भी ऐसे ओसैट प्लांट्स, फैब प्लांट्स लगाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% खुद से पैसा डालता है और स्टेट गवर्नमेंट भी करीब 25% पैसा डालती है। तो अगर 10,000 करोड़ का प्लांट है तो जो प्राइवेट प्लेयर है उसको करीब 2,500 से 3,000 करोड़ ही सिर्फ डालना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा पुश है जो कि गवर्नमेंट कर रहा है, तो जिससे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं जो इन कंपनीज के लिए वो बहुत कम हो जाती हैं और वो मैनेज कर पाते हैं कि जो दूसरी कंपनीज हैं जो चाइना से आज तक सोर्स कर रही थी वो कम प्राइस पे भी ये लोग कर सकें, जिससे कि कॉम्पिटिटिव हो पा रहे हैं ये लोग। फिर गवर्नमेंट ने DLI स्कीम्स भी निकाली जिसमें डिज़ाइन जो कंपनी करती हैं चिप्स की, जैसे मॉसचिप हो गया, तो उनको वो 50% रीइंबर्स करता है उनका पैसा, प्लस जो सेल होगी उसका 3 से 4% उनको हर चिप पे मिलेगा उस सेल का। रिसेंटली अभी FY27 में गवर्नमेंट ने करीब 8,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है कि अगर कोई फाउंड्री बनाना चाहता है या फिर एडवांस पैकेजिंग, एडवांस फैब काम करना चाहता है तो उसके लिए भी पैसा डाला है। फिर जो केमिकल्स और वेफर्स यूज़ होते हैं ऐसे जिसमें जापान मास्टर करता है सप्लाई चेन में, करीब 88 to 90% उन्हीं का सारा ये सब जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है करीब 1,000-2,000 करोड़ की ऐसी चीज़ें भी बन सकें। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, ये करीब अगर आज से इन्वेस्टमेंट भी हुआ तो करीब 5 से 7 साल लग जाएंगे इन सबको मटेरियलाइज होने में। फिर हमें पता ही है कि PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी। जैसे कि डिक्सन देखें और ये सब देखें तो उन लोग ने फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग ने जो टेलविंड लाई थी डिक्सन के स्टॉक को हम देख ही सकते हैं कि कैसा चला, उसके रेवेन्यूज़ कितने ज़्यादा ग्रो कर गए। तो ये सारी स्कीम सक्सेसफुल हुई। अब इम्प्लीमेंटेशन फिर से अब और हाई लेवल चीज़ों पे हो रहा है और कंपनीज अब इन्वेस्ट कर भी रही हैं। बस मिसिंग पार्ट ये है कि अभी TSMC और सैमसंग जैसी कंपनीज नहीं आई हैं जो कि मास्टर करती हैं ये सब टेक्नोलॉजीज़ को। जब तक ये पार्टनरशिप्स नहीं होंगी तब तक हम शायद उस लेवल तक ना पहुंच पाएँ। तो हम बात कर रहे हैं 5 nm 2 nm चिप्स बनाने की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो कि इन सब में प्ले कर रहे हैं। तो हमने पहले बात भी की, अब समझते हैं थोड़ा सा डीप में। तो पहला स्टॉक है जैसे केन्स का काम क्या है। केन्स यूजुअली ये सब डिफेंस कंपनीज, टेलीकॉम हो गया, हेल्थ केयर कंपनीज, इन सब के लिए IoT डिवाइसेस बनाता है। अब उन्होंने एक एक्सटेंशन लिया, अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए OSAT प्लांट्स में। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वहाँ पे वो पैकेजिंग का काम कर रहे हैं और PCB बनाने का काम करेंगे। तो अब उन्होंने पिछले साल बोला था कि 100 करोड़ का काम करेंगे, लेकिन Q4 के रेवेन्यूज़ में देखा कुछ नहीं आया था। उन्होंने कहा कि डिले हो गया है सारा, क्योंकि ये सब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और ये सब अभी वॉर चल रहा है, तो
अभी उनको धंधा नहीं आया उसका। अब वो बोल रहे हैं कि FY27 में 1,000 करोड़ का करीब करेंगे, लेकिन अब जब ऐसी कमेंट्री हो रही है वो लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, प्लस उनके जो कैश फ्लोज हैं वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मार्केट ने उसको डिस्काउंट करके स्टॉक को तो धो दिया। अब स्टॉक हो गया 50% नीचे ट्रेड हो रहा है अपने हाइज से, और रिसेंटली जब रिजल्ट आया फिर धोया गया स्टॉक को, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जो कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया उनका बिजनेस, 4-5 जगह हाथ फैलाया हुआ है स्मार्ट मीटरिंग में। फिर उन्होंने कहा कि पहले तो मीटर खुद से बना के खुद से इंस्टॉल करने जा रहे थे, अब हम पुराने तरीके पे ही करेंगे कि भाई थर्ड पार्टी के लिए बनाएंगे और उनको दे देंगे, ये सरदर्दी नहीं पालेंगे। फिर जो भी इनका ये नया वो साट का बिजनेस है, अभी वहाँ से रेवेन्यू रियलाइजेशन नहीं हुआ, और फिर इसी वजह से क्या हुआ कि सारे ब्रोकरेजेस ने इनका रेवेन्यू जो एस्टिमेट्स थे वो कम कर दिए। जो इन्होंने बोला था कि हम FY28 तक करीब 8,000 करोड़ का रेवेन्यू बना लेंगे, वहाँ पे अब सारे ब्रोकरेजेस थोड़ा सा बेरिश साइड पे चले गए हैं, कह रहे हैं भाई एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने रेवेन्यू कट कर दिया है। किसी ने 7,000 करोड़ कर दिया, तो किसी ने 6,000 करोड़ बोल दिया कि कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो बातें करते हैं वो डिलीवर नहीं हो रही हैं फिलहाल। फिर दूसरी कंपनी है CG पावर। CG पावर एक बैंकरप्ट कंपनी से मुरगप्पा ग्रुप ने आज की डेट पे 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस कंपनी के लिए। तो इसका कोर बिजनेस तो पावर और इंडस्ट्रियल का काम है, तो अब लेकिन इन्होंने अब डाइवर्सिफाई करने के लिए अब ओसैट प्लांट लगाया है। अभी उनका भी रेवेन्यू रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो लाइन सेटअप वेटअप सब लाइन वाइन सब सेटअप हो गई हैं और ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो FY27 में शायद वो सब रिफ्लेक्ट होना शुरू कर दें। अभी CG पावर में थोड़े बहुत ऑर्डर आ भी गए हैं, तो लेकिन वो अभी मार्जिन एक्रेटिव नहीं हुआ है। जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा, तो इसलिए उनके अभी जो EBIT मार्जिन में थोड़ा हिट ही आ रहा है, करीब 1% से 80 बेसिस पॉइंट से 1% के बीच में उनको हिट लेना पड़ रहा है। और पिछले साल उन्होंने करीब 500 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि 4% ऑफ रेवेन्यू होता है उनका टोटल का। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन तो अच्छा है, अब धीरे धीरे जो FY27 में अब और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा उनको, तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको रेवेन्यू मिल रहा है धीरे धीरे। वहाँ पे अब वो मार्जिन एक्रेटिव जहाँ पे होने लगेगा, वहाँ उनको वैल्यूएशन और ज़्यादा मिलने लगेगी। तो आज की डेट पे देखें तो वो स्टॉक 100 के PE पे ट्रेड भी हो रहा है, इसी बात पे कि भाई आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस हो जाएगा, मार्जिन वहाँ से और अच्छे हो जाएंगे। वहीं पे केन्स को देखे तो आज की डेट पे 60 के PE पे चल रहा है, क्योंकि डिलीवरी नहीं है और स्टॉक को ठोक दिया गया। और CG पावर अभी भी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है करीब करीब। फिर आती है मॉसचिप जैसी कंपनी जो चिप डिज़ाइनिंग में काम कर रही हैं, जो कि ये बहुत छोटी कंपनी है, 4 से 5 हज़ार करोड़ की। अभी ये काम ज़्यादा इंडिया में है नहीं, लेकिन आगे जाके ये जो DLI स्कीम्स हैं उसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा इनको टेलविंड मिल सकती है। तो इसी उम्मीद पे ये स्टॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई PE पे ट्रेड हो रहे हैं। लोग इसी उम्मीद में पैसा डालते जा रहे हैं कि भाई इनमें बिजनेस आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं बनी है। फिर एक डिक्सन जैसी कंपनीज हो गई जो PLI स्कीम्स का बेनिफिट लेके उन्होंने अपने मार्जिन्स तो 4-5% के बीच में रखे, लेकिन रेवेन्यू उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो और फिर अब वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके उन्होंने स्क्रीन का काम और बाकी टच ID बाकी वगैरह वगैरह की चीज़ें पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी उनकी रिसेंटली वीवो और डिक्सन की JV पे थोड़ा सा अटका हुआ है मामला, गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो उधर भी थोड़ा सा है यूफोरिया मार्केट्स में कि शायद मिल जाएगा और रेवेन्यू बढ़ जाएगा अगर वो होता है तो लेकिन वो स्टोरी बहुत ज़्यादा अब ड्राई डाउन हो गई है, क्योंकि अब हम आगे के वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अब हम वहीं पे इन सब कंपनीज को इंटरनेशनल पीयर्स के साथ देखें, तो वो सारे इंटरनेशनल पीयर्स करीब 15 से 20 के PE पे ट्रेड होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 5x 7x के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रही है इंडियन कंपनीज, इस होप पे कि वो भी कल को ऐसी बन जाएंगी, क्योंकि रेवेन्यू हमारा बढ़ता जा रहा है इन सब कंपनीज का। वो लोग इतना ज़्यादा नहीं ग्रो कर रहे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंसेन वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं ये सारे स्टॉक्स। आज की डेट पे देखें एनवीडिया भी करीब 30 से 40 के PE पे ट्रेड होता है, जबकि वो 100% का रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है, और ये लोग तो करीब 30 से 50% का रेवेन्यू ग्रोथ ही अचीव कर पा रहे हैं, तब भी 100 के PE पे ट्रेड हो रहे हैं। वहाँ इस तो थोड़ा सा आप इंसानिटी समझ सकते हैं वैल्यूएशंस में कैसा प्ले कर रही है अभी फ़िलहाल मार्केट में।
सो ऐसा इन्वेस्टर अगर हम लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इन सब कंपनीज में, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो सैट और फैब वाले इन सब कंपनीज में एक्चुअली दिख रहे हैं पीएनएल में। जैसे केन्स बात कर रहे हैं कि 1,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा अगले साल तक, क्या वो हो रहा है? क्योंकि कंसिस्टेंटली बोलने के बाद आप डिलीवर ना कर पाओ तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है और लोग उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली लेते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो जाती, जैसे केन्स के रेवेन्यूज़ में ये आपको पोर्शन दिखने लगे वो सैट का, और फिर जैसे सीजी पावर हो गया जो कि डिलीवर कर रहा है, लेकिन क्या वो अब आगे जाके मार्जिन एक्रेटिव हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर हमें इन वैल्यूएशंस पे भी हम सोच रहे हैं कि हाँ ये सस्ते हैं और जो ग्रोथ बात हो रही है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और फॉरवर्ड में ये सब सस्ते ट्रेड हो रहे हैं, जो कि शायद नहीं हो रहे अभी, लेकिन हाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये थोड़ा सा भी अगर नीचे आते हैं और इनके डिलीवरेबल्स अच्छे रहते हैं, पीएनएल में दिखता है, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है वहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिए आपको कौन से स्टॉक्स लगता है कि कैसे परफॉर्म करेंगे, और अगर कोई और भी कंपनियां हैं आपकी नज़र में जो कि ये सब काम कर रही हैं तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा।